हर किसी का सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो। किसी और के लिए घर बनाने के लिए खुद झोपड़ी में रहते इन मजदूरों को कभी आपने ध्यान से देखा है? ये लोग कहां से आते हैं, क्यों आते हैं? स्वाभाविक है कि ये लोग अपना वतन छोड़कर शहर में रोजी रोटी के लिए आते हैं। पर शहर में तो रोजगार के लिए और भी कई सारे विकल्प हैं। तो फिर रोजी रोटी के लिए सिर्फ मजदूरी ही क्यों? तो क्या मजदूरी के पीछे कोई मजबूरी जिम्मेदार है? સરોવરની પાળે મેં ટેન્શનમાં બેઠો સરોવરની પાળે મેં ટેન્શનમાં બેઠો એ જાનું તારી યાદ મન जय हिंद मनहर हितेश जय हिंद। दिलीप जय हिंद। विक्रम जय हिंद। लालू जय हिंद। धर्मेश जय हिंद। बिंदु जय हिंद। मनीषा जय हिंद। भावना जय हिंद। प्रकाश નથી આવ્યો, નથી આવ્યો કેમ નથી આવ્યો મંજૂરી કામને જતો રહ્યો। आज स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। ये स्थिति टीचर्स के लिए बिल्कुल भी नई नहीं है। इस मुद्दे पर गौर करने पर कुछ सवाल सामने आते हैं। क्या बच्चे पढ़ाई का महत्व नहीं समझते? क्या माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते या पढ़ा नहीं सकते हैं? इन सभी सवालों के सामने टीचर्स हार मानने वाले नहीं हैं। इनके प्रयास कठिनाइयों से भी बहुत आगे चल रहे हैं। હાલ શ્રી તક બહુ જ ઓછા છોકરાઓ છે मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर स्थित दाहोद को गुजरात के प्रसिद्ध कवि नान्हालाल ने पूर्व का प्रवेश द्वार कहा है। दधिपुर, दधिप्रस्थ, देहबोध, देबोध, दाहोद के ही कई अन्य नाम हैं और इनके नामकरण से जुड़ी कई लोक कथाएं हैं। इस जिले का उल्लेख सोलंकी कालीन ग्रंथों में दधिप्रथ के रूप में मिलता है। यह जिला गुजरात और मालवा दोनों की सीमा पर स्थित है, इसलिए दो हद दाहोद के रूप से जाना जाता है। दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया तालुके के छोटे से गांव नानी खजूरी की ये प्राइमरी स्कूल। गांव की अधिकांश आबादी रोजी रोटी के लिए शहर में हिजरत करती है और इस वजह से बच्चों की पढ़ाई आधी छूट जाती है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। इन सवालों का हल क्या है? यही तो इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है। लगता है कि कोई समाधान मिल गया है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार गांव का एक घर दूसरे घर से बहुत दूर है, इसलिए गांव बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जनसंख्या लगभग 2594 है, जिनमें से लगभग 300 छात्र हैं। 100 या 80 से अधिक छात्र तो अनियमित ही होते हैं, बाकी को नियमित कहा जा सकता है। ऐसा लगता है कि कुछ छात्र केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए ही स्कूल में दाखिला लेते हैं। गुजरात राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में दाहोद बहुत ही पिछड़ा हुआ है। કેમ છો? મજામાં? રામ રામ. બેહીએ બેહીએ. કઈ જાતે જલના મમ્મી? રાધા અને સોનલનો તો વાંધો નહીં, એ તો આવે છે એમને તો રેગ્યુલર આવે છે, પણ હમણાં કંચન બહુ ઇરેગ્યુલર થઈ ગઈ છે। ખેતી બી કરાવો પણ એને હાથે હાથે તમે મોકલો તો હું છે થોડું આવડતો હોય તો તોલમાપ કરતા શીખશે ને હા ને કે 500 ગ્રામનો કે કિલોનો કાટલો મેલો હું ખબર પડવાની નહીં ખબર પડે હાલીને આવતી રહેશે 200 નો ભાવ કે 500 નો એટલે એને કોની હાડા મોકલો બરાબર। અમારે તેજલ બહુ હોશિયાર છોકરી છે અને તમારે રોજ મોકલવી પડશે અને નહીં આવે ને તે દિવસે એને ઘેર નહીં રાખવાની। कुछ परिवारों में बच्चों को भी काम करने की आवश्यकता होती है। अगर घर के बड़े लोग काम के लिए बाहर गए हैं तो छोटे भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आती है। साथ में घर का काम तो है ही। आदिवासी प्रदेश के तौर पर प्रसिद्ध दाहोद शिक्षा के क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, ये एक चिंता का विषय है। सरकार और शिक्षक अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। यही तो शिक्षा की परिभाषा है, जड़ तक पहुंचना और हल ढूंढना।
ऊबड़ खाबड़ और दुर्गम रास्तों पर आसानी से चल पाने की कला इन बच्चों को जन्मजात मिली है। प्रकृति के अनुकूल ढल जाने वाली ये प्रजा शिक्षा से इतनी दूर क्यों है? असंतुलित रास्तों पर संतुलन कैसे बनाया जाए, ये आत्मज्ञान अनुभव से आया है। लेकिन आर्थिक सुरक्षा के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। इस बात को ज्यादा गहराई से समझने की आवश्यकता है। शिक्षा का महत्व तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक कि व्यक्ति स्वयं ही इसे न समझे कि हर स्कूल गांव से बाहर निकलने का एक रास्ता है, जहां से आप दुनिया के नक्शे पर अपनी किस्मत लिख सकते हैं। आप गांव की स्कूल से पढ़ लिख कर आगे निकलकर एक नई दुनिया में कदम रख सकते हैं। इसे पहला कदम कहा जा सकता है। आशा की एक नई किरण, पुनः निर्माण, एक नया रास्ता। દુનિયામાં દરેક બાળકોની જિજ્ઞાસા વૃત્તિ બહુ જોરદાર હોય છે. દરેક બાળકના માતા પિતાને પણ પોતાના સંતાનોને કંઈક ને કંઈક શીખવાડવા માટેની તાલાવેલી હોય જ. હમણાં જ અમારા લોકડાઉનમાં શાળામાં એક જબરજસ્ત કિસ્સો બન્યો. એક વાલીને એમ થયું કે બધા જ બાળકો જો મોબાઈલથી શીખતા હોય તો મારા છોકરાઓ કેમ પાછા રહે? મોબાઈલ છોરાને ભણવા માટે લીધો. હવે અમે તો એવું છે કે બુહારી બરાબર શું કરીએ? હવે મંજૂરી કરી મોનેની વાત નહીં મારી લઈ આપ્યો ભણવા માટે. કેમ કે આખી દુનિયા જો ભણતી હોય તો મારા છોકરા પાછળ રહી મને ગમે નહીં. એટલે હું મારા છોકરાઓને સારું ભણાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. મારા 4 છોકરા છે, 4 છોકરાઓને ભણાવવા છે. આ ઉંમરે નહીં ભણશે તો ક્યારે ભણશે? હવે હું બારીએ મંજૂરીએ જાઉં છું, ભલે 2-3 મહિના થાય તો કંઈ નહીં, પણ એ પૈસા કમાઈ લાવીશ અને એ મોબાઈલ લાવવાનું જે દેવું છે હું તોય નાખીશ. આપણને ખબર પડે છે કે વાલીઓ પણ કેટલા બધા જાગૃત હોય છે પોતાના સંતાનોના શિક્ષણ માટે. એમનામાં એટલી બધી સરસ જાગૃતતા હોય તો પછી અમે પણ અમારો એવો બેસ્ટ પ્રયત્ન કરીશું કે શાળાના તમામ બાળકો સુધી સારામાં સારું શિક્ષણ પહોંચે અને એ એમના જીવનની અંદર કંઈક કરી બતાવે. 6 to 8 में नहीं आई थी इसका नाम. એનું શું નામ છે સોનલ? અને શું નામ છે તારું? मनुष्य जाति के उत्सर्जन काल से ही प्रकृति के साथ मनुष्य का गहरा नाता रहा है। ये लोग सहज और सरल रूप से प्रकृति के साथ एक होकर रहते हैं। सरल और शांत स्वभाव उसे प्रकृति के करीब लाता है और इसीलिए आजीविका का मुख्य स्रोत खेती है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ऊंची नीची ढलान वाली जमीन होने की वजह से बारिश का पानी बह जाता है। पहाड़ी इलाकों के कारण किसानों के पास खेती के लिए सीमित जमीन है, इसलिए वो उतना ही अनाज उगा सकते हैं जितने से वो जीवन यापन कर सकें। और आर्थिक कमी के कारण आधुनिक किसानी असंभव है, इसलिए पैदावार सीमित हो जाती है और अधिक लाभ नहीं कमाया जा सकता है। इस वजह से यहाँ हर घर में पशुपालन का व्यवसाय अनिवार्य हो जाता है। आय का स्रोत पैदा करने के लिए यहाँ के लोगों को मजदूरी के लिए शहर जाना पड़ता है। दाहोद जिले का लगभग 24% हिस्सा वन्य भूमि से घिरा हुआ है। जंगल में मुख्य रूप से यहाँ पर साग, बांस, महुड़ो, ताड़ी, बहेड़ा आदि जैसे पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके अलावा इस जंगल में कई औषधीय पौधे भी उगते हैं। तेंदुए, भालू और लोमड़ी जैसे जंगली जानवर पाए जाते हैं। लेकिन तेजल को इससे कोई डर नहीं है, क्योंकि ये जंगल उसका घर है। घर के कामों में मदद करने के लिए स्कूल में अनुपस्थित रहने का अफसोस तेजल को जरूर होगा। कुछ ऐसा ही समझें कि आज उपस्थिति पत्रक में तेजल का नाम ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा। ड्रॉप आउट अनुपात में उतार चढ़ाव हो रहा है। शिक्षक लगातार इसे कम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कौन स्कूल नहीं आया और क्यों नहीं आया, इसकी जांच अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। स्कूल के आचार्य दिलीप भाई और साथी शिक्षकों ने एक नया उपाय खोज निकाला है, जिसमें घर जाकर बच्चों को पढ़ाना। उसके अलावा विद्यार्थी जब भी क्लास में आए तब उसकी छूटी हुई पढ़ाई फिर से पढ़ाना। स्कूल में गांव के जिस मोहल्ले से सबसे कम बच्चे आते हैं, वहीं पर मोहल्ला प्रार्थना करना, जिससे माता पिता को पता चले कि उनके मोहल्ले के बच्चे ही सबसे कम पढ़ने आते हैं और अनियमित होने का प्रमाण भी वहीं पर सबसे ज्यादा है। इस तरह निरंतर पेरेंट्स से संपर्क बनाए रखने से माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति ज्यादा जिम्मेदार हो रहे हैं।
we are inspired from Dr. Abdul Kalam and going to make this school as a space school so that student getting more and more involvement and participation in science and technology. Every Indian should encourage nearest government school for their structural reinforcement. There is a lot of skills are there in the children of Dahod district, but the dropout ratio is higher. We will keep sharing our schooling experience of Sweden and Finland with their school for their betterment. We have set short and long-term goals for next 5 years. We believe they will definitely prove themselves at world-class level. Ritesh Bhai asked me a very simple question when he was establishing Aganpang Foundation long time back. He said, Murtuza Bhai, how can we make our institute? After doing certain brainstorming and thinking process, we both came to a conclusion. Can we make educational field as a cooperative field, as an interactive field? Then he liked it very much. Then we made a slogan. We say, Sarkari nahi, pan sahkari shalao. That means not a governmental level, but as a unique, as a united, cooperative and interactive school. उत्सव आदिकाल से मनुष्यों के लिए दिलचस्प रहे हैं। त्योहारों को यहाँ अनोखे तरीके से मनाया जाता है। फागुन मास में होली का त्योहार यहाँ के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये साल का एकमात्र समय है जब पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होता है। आसपास के शहरों में पैसा कमाने गए सभी ग्रामीण वासी अपने अपने घरों की तरफ लौटते हैं। होली के त्योहार का पूरा आनंद लेते हुए पूरे साल की ऊर्जा समेटकर फिर से अपने अपने काम पर वापस चले जाते हैं। बसंत की शुरुआत हमेशा से मानव हृदय के करीब रही है। बसंत में प्रकृति 16 कलाओं से खिल उठती है, जैसे कि प्रकृति मेहरबान हो। आदिवासी लोगों को प्रकृति से सब कुछ मिलता है, इसलिए प्रकृति उनके लिए देव समान है। यहाँ के लोग प्रकृति को एक देवता के रूप में पूजते हैं। हर अच्छे और बुरे अवसरों पर प्रकृति के देवता को याद किया जाता है। प्रकृति को ही सर्वस्व मानने वाले लोग कितने महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। खुश रहने का सबसे बड़ा गुण है आत्मसंतुष्टि। आज मध्याह्न भोजन में बच्चों का पसंदीदा व्यंजन बन रहा है। इसकी वजह से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। यहाँ कृषि उत्पादन में मक्का, चने और उड़द सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। इन तीनों उत्पादन में से यहाँ के लोग विविध किस्म के व्यंजन बनाते हैं। स्कूल में जब ये व्यंजन बने होते हैं तब विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाती है। मध्याह्न भोजन के बाद फिर बच्चे गायब। बच्चों को स्कूल की ओर खींचने के लिए मध्याह्न भोजन एक पसंदीदा आइडिया है। उसके अलावा काफी सारे खेल, कभी कभी कुछ इंटरेस्टिंग प्रतियोगिताएं और स्कूल के समय पर ही प्रोजेक्टर पर कोई प्यारी सी फिल्म दिखाई जाती है। उद्वहन सिंचाई योजना। उद्वहन નો મતલબ શું છે? તો કોઈ પણ વસ્તુને વહન કરવી ક્યાં? ઉદ એટલે ઉપર તરફ। जिस क्षेत्र में आय का मुख्य आधार ही कृषि हो, वहाँ के बच्चे कृषि से जुड़े सवालों के जवाब कैसे हल कर सकते हैं? स्कूल एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है ताकि भविष्य में पहाड़ी क्षेत्रों में भी सिंचाई परियोजना की समझ बच्चे के लिए उपयोगी हो सके। शिक्षक इस मॉडल के माध्यम से छात्रों में आधुनिक कृषि कौशल विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीड़ी तंबाकूનું વ્યસન કરતા હોય તો અમે એ લોકોને સમજાવી અને અથાગ પ્રયત્નો કર્યા। સ્કૂલના શિક્ષકો, આચાર્ય અને અમે બધાએ ઘરે ઘરે જે સંપર્ક કરીને એઓને આ વ્યસન ખોટું છે, એ નશો નાશનું
મૂળ છે એવા સમજણથી આ લોકોને થોડું મગજમાં ઉતર્યું. 2-5 જણા પહેલાં તો ઉતરી, પછી ધીમે ધીમે ઓછું કરવા માંડ્યા અને છોકરાઓ નિશાળે આવતા થયા. शिक्षक दिशा निर्देश कर सकते हैं, लेकिन चलना तो स्वयं छात्र को ही है। यही जीवन का मूल अर्थ है। दृढ़ विचारों के लिए प्रार्थना से बढ़कर और क्या हो सकता है। मारा छोकरो एक मोटो भरत कुमार ये અહીંથી 1 થી 4 ધોરણ સુધી ગામની નિશાળમાં ભણ્યો, પછી 8 થી 12 સુધી બારિયા ભણ્યા, પછી કોલેજ કર્યા પછી એમને ફોજમાં ભરતી થયા. મારે એટલું બધા વાલીઓને મા બાપને કહેવાનું કે છોકરાને અમે તે ઘડીએ બહુ મુશ્કેલીવાળો સમય હતો, બહુ અગવડતા હતી, તે છતાં આટલું છોકરાને મેં આગળ ભણાવ્યા તો હવે તો સારી બધી સુવિધાઓ કંઈક થાય છે, શાળાઓમાં મળે છે બધે, જેથી કરીને દરેક વાલીઓ બાળકો પ્રત્યે થોડું ભણાવે વધારે તો સારું. शिक्षा कल्पना को जन्म देती है, विकास के लिए वातावरण देती है, मुक्त विचारों को स्थान देती है। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। हर प्रश्न को हल करने का मूल अर्थ कल्पना है। समस्याओं के समाधान का विचार कहां से आएगा? शिक्षा का अर्थ समझना ही वास्तविक विकास है। જ્યારે હું શરૂઆતમાં દાખલ થયો ત્યારે અમે લગભગ 10 થી 15 જ બાળકો હતા અને જે સ્કૂલ હતી એ લાકડાના થાંભલા ઉપર જ ઊભી કરવામાં આવેલી, એના પર વાંસના અને આ તે દેશી નળિયા ચડાવેલા હતા. ટીચી કર્યા પછી મને જોબ પણ આ સ્કૂલની અંદર મળ્યો અને આ સ્કૂલમાં હું ટીચર તરીકે કામ કરું છું. પણ હવે શું થયું કે ગામડામાં હવે છોકરી લગ્ન કરવું હોય તો ભણેલો છોકરો બી આલીના લીધે જોઈ શકે છે. અભણને કોઈ મોટે ભાગે એનો ચાન્સ આ રીતે નથી આવતો. ભણેલી છોકરીને એનો અભ્યાસ જોવે, પછી હમાવાળો માણસ જેલી જાય છે ત્યારે શું છે, શું નોકરી કરે છે, એટલે નોકરી ધંધાકીય રીતે એની જોગવાઈને ફાયદો થાય. शिक्षा के प्रति उदासीन यहाँ के लोगों के लिए शिक्षकों द्वारा ये समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि हुनर से जीवन यापन कैसे किया जाए, क्योंकि जीवन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते रहने की एक यात्रा है और हार नहीं मानने का अंतिम प्रयास है। यदि आपके अंदर कौशल है तो आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इन आदिवासी लोगों का अपना अनूठा कौशल है जो उनकी पहचान है, जैसे कि तीर कमान, गुलेल, बांस की टोकरी, रस्सी, खजूरी के झाड़ू, हाथ पंखा, टोकरी, चटाई आदि।
शिक्षक बच्चों में छिपे कौशल को पहचानते हैं और फिर उन्हें विकसित करते हैं। सप्ताह के कुछ दिनों में लगने वाले बाजार की यात्रा का बच्चों को शानदार अनुभव मिलता है, जैसे कि बाजार में घूमना, नई नई चीजें देखना और मोल भाव करना। हिजरत को रोकने के लिए यहाँ नए नए अवसर पैदा करने होंगे। स्थानीय रोजगार, हुनर उद्योग, औद्योगिक इकाइयां और खेती के लिए सभी सुविधाओं का निर्माण। तब पढ़ने के लिए एक शानदार वातावरण तैयार होगा। अब तक जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अथाक परिश्रम का परिणाम है और उस दिशा में मंजिल बहुत लंबी है। नानी खजूरी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक द्वारा किए जा रहे शिक्षा के स्तर को सुधारने के कार्य का माता-पिता सम्मान करते हैं और शिक्षकों की इस मुहिम में सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। लेकिन हमारी यात्रा यहीं पर नहीं रुकती। और भी जिलों में कई ऐसे अनेक गांव हैं जो अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। वहां भी हमें इस सहयोगात्मक प्रयास को साथ लेकर चलना है। ઉનાળામાં એટલી ગરમી પડે ને તો અડધું પાણી તો ડેમોમાંથી જતું રહેતું હોય, તો ઊંડો કૂવો બનાવ્યો હોય ત્યાં પાણી સંગ્રહ કર્યો હોય તો પાણીનો વધારે બગાડ થાય નહીં। હવે એક ખેતરના અંદરથી આપણે કઈ રીતે મેળવવાનું છે કે પાણી વગર તો मजबूरी के खिलाफ कोशिश हार जाती है, लेकिन लगातार कोशिश करने से कभी न कभी जीत आपके कदम चूमती है। अनगिनत कठिनाइयों के बावजूद नानी खजूरी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बच्चों में शिक्षा की प्यास जगाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। विदेश में रहकर वहां की शिक्षा प्रणाली का बारीकी से अवलोकन करने के बाद रितेश भाई ने एक सपना देखा है कि शिक्षा की ये प्रणाली हमारे देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन ये बदलाव सिर्फ बातें करने से ही नहीं आएगा, ये निरंतर प्रयास करने से ही आएगा। रितेश भाई एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अगर आपके अंदर बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने की हिम्मत नहीं है तो बदलाव की उम्मीद ही न रखें।